नील की खेती करवाए, नील उनको चाहिए करके, अंग्रेजों को नील चाहिए करके करवाए हैं। हमारे लोगों के जरूरत का पुरता गांव में जितने रंगारे हैं उनको कहीं कहीं ऐसा मिल जाता था नील, वो लोग रख लेते थे। तो ये लोग तो नील की खेती करवाए कि हमको नील चाहिए। नील का हमारे लोग अभी ये लोग क्या है, एक केक जैसा बना के रखते हैं ना, ऐसा हमारे लोग नहीं रखते थे, पत्ता ही रखते थे, वही पानी में डाल देते थे और उससे नीला रंग बन जाता था। मगर नीले रंग को हमारे लोग कभी भी अच्छा नहीं माने, नीला रंग निषेध था पहनना। क्योंकि नीले रंग की जो खास बात है वो ये है कि नीले रंग की कटाई रात में होती है। सूर्योदय के समय ये नील के जो पौधे होते हैं उसका रंग जड़ों में समा जाता है, पत्तों में रंग नहीं रहता है। सूर्यास्त के बाद ही उसमें रंग आता है पत्तों में, तो इसलिए उसकी कटाई रात में करते हैं और छाया में ही, अंधेरे में ही सुखाते हैं उसको, उससे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने देते। तो बात ये थी कि जिस रंग को सूर्य की रश्मियों से इतना भय है वो शरीर के लिए कहीं शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो सूर्य की रश्मियों में घूमता है हमारा, रात में ये बाहर नहीं निकलता ना, तो इसको सारा दिन धूप में रहना पड़ता है। तो जो रंग को सूर्य की किरणों से इतना भय है वो अगर हम शरीर पे पहनेंगे तो क्या होगा, इसलिए भी शायद निषेध रहा है। बाकी निषेध नीला रंग कई कारणों से रहा है। जहां नील की खेती होती है उसमें फिर 12 साल तक कोई फसल होती है ऐसा नहीं माना जाता है, जमीन खराब हो जाती है। 12 साल जब छोड़ना है तो काय के लिए खेती करना है, खेती की यहाँ जरूरत भी नहीं थी। सहजी नील का रंग एक गांव के रंगारों के लिए जितना चाहिए उतना मिल ही जाता था। रंगों वांगों के लिए विशेष कोई खेती तो नहीं करते थे, कम से कम 12 अनाज हो ही जाते थे जमीन में। ये हर गांव में 12 अनाज तो हो ही जाते थे, हर तरह के अनाज को पैदा कर लेते थे और जरूरत की सारी चीजें तो पैदा कर ही लेते थे। सन है, जूट है, जितना भी ये सब पैदा कर लेते थे लोग। पुंटी विंटी सब जितना भी है ये इस्तेमाल भी करते थे, रस्सियां वस्सियां भी बना लेते थे। तो रस्सियां वगैरह जो बनती थी हमारे पास में, रस्सियां बहुत भांति भांति की रस्सियां बनती, जैसे है सन की तो बनती है रस्सी, और उसके बाद ये पलाश जो होता है, पलाश के जड़ को निकाल करके उसका नारा निकालते थे, नारा निकाल करके वो भी बांधने का काम में लेते थे या रस्सी बनाते। और फिर दूसरी तीगा है, ये भी रस्सी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। फिर कई तरह का घास था, घासों की भी रस्सियां बनाते थे, मगर घास की तो बहुत भांति भांति की रस्सियां तैयार होती थी। धान के घास की भी रस्सी बनती है, खूब मोटी रस्सी बना लेते थे जो अनाज रखने के काम में लेते, कुछ चीजें रखने के काम में लेते थे, या घरों को घास से छा करके ऊपर से बांधने। निजामाबाद का एरिया पूरा उसे ही करते हैं, पूरा घास की मोटी रस्सी तैयार करके बांधते हैं। तो रस्सी खेत के काम में जो रस्सी लगती है वो चमड़े की, आरना जिसको बोलते हैं, नागर में बांधने वाली रस्सी चमड़े की है, वो सन की वन की रस्सी नहीं होती। मगर अभी जो पग्गम बनाया जाता है वो सन से बनता था, सन से क्या बोलते हैं, लगाम, बैलों की जो रस्सी होती है वो सन से बनता था। मगर अभी हर जानवर के गले में बांधने की रस्सियों का डिजाइन पूरा अलग रहता है। क्या है कि बरसात में जो रस्सी बांधी जाती थी बैलों के गले में या जानवरों के गले में, तंगू, वो बालों से बनाई जाती। सन की रस्सी से बरसात में जानवरों को नहीं बांधा जाता, बहुत घट हो जाती, गांठी नहीं खुलती, कीचड़ हो जाता था, रस्सी पूरी खराब होती थी। इसलिए उस समय की जो बैलों के गले में बांधने की रस्सियां हैं वो सब बालों से बनती, जानवर के बाल है, आदमी के बाल है, इनसे लोग रस्सी बनाते थे। और फिर बैलों के नाक में डालने की जो रस्सी है वो अलग बनती, वो उसका बनाने का ढंग ही पूरा अलग था। वो कुछ खास किस्म का सन लेकर के उससे लोग बनाते, जो बैलों के नाक में रहता है। जो यहाँ पे एक औरत को हम देखे जो 28 नमूने का पलंग बुनती थी, तो कई बीमारियों पे ये बोला जाता था कि उसके पलंग पे सोना है, बिना कपड़ा डाले उसके पलंग पे सो जाओ, बीमारियां ठीक हो जाती है करके, ऐसा मानते थे। तो ये पलंग बुनने के जो ढंग रहे, ये लोग पलंग बुनते थे, बच्चों का झूला भी बुनते थे।
और फिर जच्चा का पलंग, बच्चे का झूला और जच्चा का पलंग भी बालों की रस्सी से बनता था। 40 दिन के लिए वो जो पलंग होता था वो बालों की रस्सी से बनाया जाता था। बालों की रस्सी पर बारीक रस्सी बना करके उससे, क्योंकि बच्चा बार बार पेशाब करेगा, गीला होते रहता है, तो वो बालों की अगर रस्सी है तो गीली नहीं होती है, वो नहीं आती है उसके अंदर। सन वन की होगी, घास की होगी तो सड़ जाती है। तो जच्चा का पलंग और बच्चे का झूला भी बालों की रस्सियों से बनता था। बाकी रस्सियों के तो बहुत ढंग रहे हैं बनाने के। जैसे अभी ये जैसे इसका रहता है दूल्हे कलोड़ू का, दुनिया का जो होता है वो पूरा धनुष के जैसा उसमें जो लगता है, दूल्हे कलोड़ी, हाँ, वो जो बनता है वो तो बनता है बैल की अंतड़ियों से बनाते थे उसको, उसकी रस्सी बना करके वो उस पर लगाते थे। वो टूट जाने के बाद बहुत दवाइयों के काम कर रहता था वो। उसके कड़े बना करके बच्चों के पैर में पहनाते थे या ताबीज में उसको रखते थे। बाकी मोठ की जो रस्सी होती थी और विशेष रस्सी होती, कम से कम इतनी मोटी रस्सी, मोठ को कहते हैं, जो रस्सी बनती थी काफी मोटी रस्सी बनती थी। ये सारी रस्सियों के इतने रूप रहे हैं अपने पास में, जो आसानी से लोग बनाते रहते थे घर में बैठ करके, बांधने के लिए या कुछ करने कराने के लिए। ये सारी रस्सियां ये लोग बने हैं। एक बार मैं रस्सियों के बारे में खूब निकाला था कि कितने तरह की रस्सियां हैं, कितनी तरह की गांठें पड़ती है उसमें, ये सब खूब ढूंढे थे हम लोग एक बार। तो बहुत सालों के बाद ये रस्सियों के बारे में बता रहा हूँ। तो जोड़ के लिए कील का भी इस्तेमाल नहीं हुआ ना, कील का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। या तो बांधना है या फंसाना, इरकी आले लेकिन कट्टा ले, तो इस तरह से। तो बालों की रस्सी में अब जैसे रीछ के बालों की रस्सी बनाते हैं, वो बच्चों के पैर में बांधते हैं ताबीज के तौर पे। तो बहुत तरह की सारी चीजों से रस्सी तैयार होती है। कभी कभी लगता है कि उस इलाके में जो मिलता है, जिसका जैसा उपयोग कर सकते हैं किए थे लोग। इतना बड़ा अध्ययन रहा है कि किस चीज को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, वो उपयोग में ला देना है। बैलों के मुंह पे बांधने के छिक्के वक्के सब बांस के नहीं बनते थे, रस्सियों से बना। पाँव में बांधने के घुंघरू वंगरू की जो बुनती है, बहुत सुंदर बुनती है लोग करते थे। और कम से कम 7-8 नमूने का वो बनाते थे, पूरा 7-8 नमूने की पैर के बांधने में, घुंघरू बांधने के जो ढंग है उसकी बुनती करते थे पूरे। तो यहाँ जो पलंग बुने जाते थे, इतने सुंदर पलंग, बहुत डिजाइनिंग थे। और कई पलंग ऐसे थे कि जिसपे तिल सुखा दी जा सकती थी बिना कपड़ा बिछाए, नीचे नहीं गिरता था। इतना जबरदस्त पलंग होते थे। और वो बनाते थे, ये पुंटीकुरा होता है ना, गोंगुरा, उसकी रस्सी बना के उससे बनाते थे। उसकी जन्म तो निकालते, पुंटी जन्म तो नहीं, उसकी रस्सी बनाते थे, बहुत बारीक रस्सी बनाते थे। और सन की रस्सी बनाने वाला जो समाज है, या पेरका समाज, पेरका समाज पूरा सन का काम करता था। रस्सियां बनाना, बैलों के गले में बांधने का बनाना है, पग्गाल बनाना है, ये सब वो लोग बनाते थे। पूरा गोने बनाना है, अनाज रखने के गोने बनाना है, ये पूरा सन का काम करने वाले अपने पास समाज रहा है पेरका। उनकी जो तकड़ी होती है वो इतनी बड़ी तकड़ी होती है। यहाँ लोहे की पट्टी बांध के, यहाँ पे वो सन से बांध लेते, इस पे घूमती है, लोहे की पट्टी के ऊपर घुमाते जाते हैं, सन से रस्सी सुतली बनाते हैं, सुतली बना करके फिर उसकी रस्सी बनाते हैं समझो। तो वो बड़ी बड़ी तकड़ियां होती है उनकी, उससे वो लोग रस्सी बनाते थे। और ये जो जानवरों के ऊपर जो गोना डालते हैं, वो बांधने के लिए बहुत मजबूत एक रस्सी तैयार करते थे। वो चमड़े की नहीं होती थी, वो सन की ही रस्सी बना, बड़ी तगड़ी रस्सी रहती थी वो, बहुत मजबूत रस्सियां। मेरे पास अंदर रखी हुई है कुछ, मैं बताऊंगा निकाल करके, वो बता। तो अपने इलाके में जितना सब कुछ होता है उसको इस्तेमाल करना वो लोग जानते थे, बहुत अच्छा जानते थे। उस हिसाब की पूरी खेती, जल जंगल जमीन, ये तीन उनका ही था। जंगल भी लोग गांव का ही सब होता था, जमीन तो गांव की होती ही थी, पानी गांव का होता था। पानी हमारे पास में 2 तरह का पानी माना गया है ना,
प्राकृतिक जल और अप्राकृतिक जल। नदियां और झील प्राकृतिक है, कुएं, तालाब ये सब अप्राकृतिक है, ये बनाना है। तो तालाब कहाँ बनते हैं, तालाब क्यों बनाना है, कहाँ पर बनाना है? जहां जमीन में पानी बहुत कम है वही जगह पे तालाब बने। जहाँ जमीन में पानी बहुत है वहां तालाब बनाने की जरूरत, और छोड़ो कुआं खोद दिए तो पानी पानी। जहाँ जमीनों में पानी कम है तो ऐसी जमीनों में तालाबों की कल्पना होती है। क्योंकि तालाब कई तरह के, ताल अलग है, तलैये अलग है, चेरुवेरे, कुंटावेरे, इसके सब अलग अलग नाम है। उसके साइज को लेकर के इनके नाम है पूरे। हर एक को तालाब नहीं बोल दिया जाता है, किसी को कुंटा बोलेंगे, किसी को चेरू बोलेंगे, या किसी को कुछ और नाम बोलेंगे। ऐसा उनके साइज को लेकर के, उनके आकार को, डिजाइन को लेकर के उनके नाम है पूरे। मड़गू तो झील जैसा ही होता है, मड़गू झील जैसा होता है। मड़गू उसको बोलते हैं जहाँ नदियों के भीतर कुछ कुछ जगहों पे बहुत गहरा होता है, वहां पानी रुक के रहता है हमेशा, वो मड़गू यानी मड़गू, वो नदियों में रहता है मड़गू। उसका पानी कभी सूखता नहीं, कभी खत्म नहीं होता है, वो मड़गू। तो गांव की अर्थव्यवस्था अगर समझना है तो कृष्ण को एक बार समझना। कृष्ण जो अपनी जिंदगी में 3 क्रांतियां किया, बहुत बड़ी क्रांति किया हो बचपन में ही। तो पहली क्रांति कृष्ण की रही है कि गांव से जो दूध बाहर जाता है उसको जाने नहीं दिया। दूसरी क्रांति रही है कृष्ण की कि हमारे गांव का पानी हमारा होना चाहिए, कोई और कौन होता है जो उस पर कब्जा करके बैठा है। तीसरी कृष्ण की क्रांति ये रही है कि एक छोटी सी उंगली दिखा करके एक पहाड़ को देवताओं से ऊंचा उठा दिया। वो ये कि गोवर्धन हमारा पहला स्रोत है, हम पहला महत्व इसको देना है, उसके बाद बाहर के स्रोत को। कि हमारे जितने भी स्रोत है पहला महत्व हम उसको जितने ढंग से इस्तेमाल कर सकते कर लेंगे। अगर दुनिया भी हमसे रूठ जाए तो इस स्रोत के बल से हम जी सकते हैं। उसको उतने ढंग से उपयोग में लाने की पद्धति हम लोग जानना है। पहला महत्व हम उसको देना है। दूसरा, गांव का पानी गांव का होना है। तीसरा, गांव से कोई दूध बाहर नहीं निकलना। जब गांव से दूध जाता था मथुरा तो औरतें लेके जाती थी, पत्थर मार के मटकियां फूट डालता था, छुपा के रखा हुआ है, बच्चों को ले जाकर के गिरा डालना, खा जाना, ये सब करता। क्यों नहीं जाना है? ये तो मेरे को एक मामूली सी औरत समझाई, यहाँ पे आदिवासी औरत लंबाड़ों की। एक बार ना मैं घूमते फिरते लंबाड़े गांव में चला गया, बहुत भूख लगी थी मेरे को, तो मैं उनसे पूछा, माई कुछ खाने को है तो दो ना। तो बोली कि बेटा खाने को तो अभी कुछ नहीं है, दूध है, दूध पिलाती, तो दूध पी लो। तो मैं दूध पिया, ऐसे जेब में हाथ डाला तो उसको लगा कि पैसे देगा। तो उन्होंने बोला क्या पैसे देगा क्या? तो मैं बोला हाँ पैसे दूंगा, जब दूध पिलाई हो तो पैसा नहीं देना है क्या? तो पैसा दूंगा। बोली कोई दूध बेचता है क्या? तो मैं बोला कि हमारे इलाके में तो दूध बिकता है, आज से 35 साल पहले की बात है अभी की। तो बोले कि नहीं, हमारे इलाके में दूध बिकने लगा है क्या? तो इसका मतलब तुम कंगाल हो गया, वो गाँव कंगाल हो गया है। तो मैं बोला अच्छा तुम लोग दूध नहीं बेचते तो क्या बेचते? तो वो मेरे को बोलती है कि हम दूध नहीं बेचते, हम घी बेचते हैं। तो हमारा बच्चा दूध पीता है, मलाई खाता है, मक्खन खाता है, छाछ पीता है, दही खाता है, इतना सब खाने वाले को घी की क्या जरूरत है ना? जिनको ये सब नहीं मिलता है उनके लिए घी, उनके लिए घी। शहर वालों को ये सब नहीं मिलता है इसलिए उनके लिए घी बोले। मतलब हमारा बच्चा तो इतना खा रहा है, इसको घी की जरूरत क्या नहीं है। तो पहली कृष्ण की क्रांति मेरे को वहां समझ में आई थी कि हमारी जो भी धातु है, हमारा जो भी बीज है, उसको हम पूर्ण रूप से उपयोग करके उसके बाद जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालो। ये गांव की पहली अर्थ कि अपने पास की हर सारी चीज को अपने ढंग से अपना भरपूर इस्तेमाल करके जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालना है। दूसरा, जो कृष्ण की जो क्रांति रही है वो यही कि कालिया जो पानी को विषैला बना के रखा था, ये कौन होता है हमारे पानी पे कब्जा करके बैठा हुआ है? तो हमारे गांव का पानी तो हमारा होना चाहिए। तो जहाँ पशु जाते हैं पानी पीते हैं, मर जाते हैं, लोग वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो किसी को आने नहीं देता है, इसलिए उसको निकालो। तो फिर वो कालिया दमन किया। तीसरा, जब इंद्र की पूजा करने जा रहे थे लोगों को रोका। कौन होता है इंद्र? ये गोवर्धन हमारा पहला स्रोत है, इसके बल पे हम जीते हैं,
इसके बल पे हमारी पशु संपदा बढ़ रही है, ये सब कुछ है, तो पहला महत्व हम इसको देना चाहिए, उसके बाद बाहर के स्रोत को। तो ये 3 क्रांतियों को, कृष्ण की क्रांतियों को फिर एक बार गांव वाले समझ लेना चाहिए, है ना। आज आदिलाबाद के लोग सातनाला का पानी पीते हैं बैठ के, है ना, किसी के पानी पे कब्जा करके बैठे हुए, हर चीज किसी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग। ये चीज खत्म होना है। तुमको जरा से तुम पैदा कर लो ना, अपना पानी बना लो। जब 16 तालाब यहाँ रहे होंगे तो ये थोड़ी किसी के पानी पे कब्जा किए होंगे, 16 तालाब नाश करके किसी और के पानी पे कब्जा कर रहे। उनको जरूरत है, अपना जरूरत होगी अपना बना लेंगे, अपना सुरक्षा कर लेंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी के पानी पे, किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, ये तो नहीं होना है ना। उसको जरूरत है। तो ये कृष्ण की 3 क्रांतियां रही है, जिसको फिर से एक बार समझना हो। समझिए तो बहुत कुछ कर रहे गाँव के लोग। आज क्या है, गाँव की हर सारी चीज बाहर निकल जाती है ना, मगर पहले ऐसा नहीं था। गाँव की जितनी चीज उसको हर तरह से इस्तेमाल करके जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालना। इसीलिए कृष्ण महान है, नहीं तो गोपियों की साड़ी लेके भाग गया था करके महान है क्या? नहीं था। वो इसीलिए महान है। तो ये एक अर्थव्यवस्था को समझना है कृष्ण वाली, तो फिर से एक बार समझ लेना चाहिए। अब क्या है, गांव से हर सारी चीज बाहर निकल रही है, फिर वही चीज खरीदना पड़ रहा है ये लोगों को। इसलिए जब ये वेलगू वलगू वाले दूध का जब चालू किए थे तो मैं तुमको ही मना किया था ना, किसको बोला था मैं, अरे ये दूध बेचने लग गए बेटे बदमाश, आप पूरा गांव का दूध भी खत्म कर रहे हैं। अब पैसा चाहिए करके बाहर निकालना है लोगों को, पैसे को ही खत्म कर दो ना, क्योंकि ये बिना पैसे के सब कुछ चला है अपने पास में। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, ये हमको पढ़ाया गया, मगर हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश कभी नहीं रहा। हिंदुस्तान को उद्योग प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान गांव की अर्थव्यवस्था रही। गांव की अर्थव्यवस्था जो थी कृषि प्रधान थी, उद्योग प्रधान तो देश रहा है। यहाँ का हर घर एक कारखाना था, हर घर एक कारखाना था। यहाँ के लोग अनाज बेच के चांदी नहीं कमाए, कोई अनाज बेच के तो कोई भी चांदी नहीं कमाया है, अनाज बेच के पैसा कभी नहीं कमाया गया है। तो ये कृषि प्रधान कैसा है फिर? तो उद्योग प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान गांव की अर्थव्यवस्था। आज भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मगर करने नहीं देंगे। ऐसा करने नहीं देंगे। कितने लोग होते हैं एक गांव में, क्या अपने 12 महीने के लिए अपनी पूरी व्यवस्था वो लोग नहीं कर सकते हैं क्या? कितना अनाज चाहिए उनको या कितना कुछ चाहिए, उतना तो खुद से कर ले सकते हैं अपने लिए, मगर ये सारी चीजों से ज्यादा इसको पैसा चाहिए। नहीं तो यहाँ की गोंड औरत भी 2 किलो चांदी पहनती थी, इनके कमर में जो पट्टा होता था 90 तोले चांदी का पट्टा होता था, 1.5 किलो की पांजोर होती थी, 1 किलो की सरी साकरी होती थी, बाजू के अलग होते थे, कलर बड़े, कम से कम 2 किलो चांदी होती थी एक गोंड औरत पे। एक लंबाड़ा औरत तो 3-4 किलो चांदी पहन के घूमती थी। लंबाड़ा औरत, मथुरा औरत, ये चांदी से इतनी कमाए हैं ना ये लोग। मगर गांव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी एक चीज कायम की गई थी कि गांव के धन से कोई भी चीज बाहर की नहीं होगी। बाहर की चीज अगर गांव को लेना है तो उसके लिए बाहर से पैसा कमाना होगा। गांव के धन से मात्र बाहर की चीज नहीं। गांव का धन गांव का आहार है। बाहर की कोई चीज लेना है तो उसके लिए बाहर से पैसा कमाना है, बाहर फेंक के उसको लेकर के आना है। तो ये जब छोटे छोटे ये रियासतें रही, राजा लोग रहे, तो ये लोगों की बड़ी पाबंदियां थी, तो कि जब भी कोई बाजार जाता कहीं तो इस गांव में घुसने के पहले उसके नाके पर ही तलाशी ली जाती कि बाहर की चीज क्या खरीद के ला रहा है। तो वो लोग पैमाना तय कर दिए थे कि इससे ज्यादा नहीं बाहर की चीज गांव में आना है। कपड़ा वपड़ा लेकर के आ रहा है तो वहीं जला रखते थे, बाहर की चीज गांव में लेके नहीं आना है। तो गांव का धन गांव का आहार, बाहर की तुमको चीज लेना है तो उसके लिए बाहर से पैसा कमाओ। बहुत कारीगरी की चीजें थी जो बाहर के पैसे के लिए थी। एक यात्रा करके यहाँ के कारीगर लोग 3 यात्रा करके 1 तोला सोना खरीद के लाते थे। ये नक्काशी एगरा वाले जितने भी है ये लोग बोलते थे 3 यात्रा किए 1 तोला सोना खरीद के लाए। सोना बाहर का है, यात्रा में बाहर का पैसा कमाए, वहीं से वो चीज लेकर के आए। मगर गांव के पैसे से, गांव के धन से बाहर की चीज नहीं होना है। ये गांव के लोग एक बार समझ लेना चाहिए। अब तो पूरा सब कुछ बाहर ही जा रहा है ना इनका।
तो गांव के पैसे से बाहर की नहीं। यह बहुत बड़ी अच्छी पद्धतियां रही है पूरी, ये गांव की अर्थव्यवस्था रही है। कोई गांव में काम करने वाले रहेंगे तो बद्धकम उनको कैसा बैलेंस करना? बद्धकम ఉండేటోళ్ళు बद्धकम कब से आ गया हमारे पास में? कोई अगर आलसी है, सोमरबू, तो उसका नहीं चल सकता है ना। जब भाई सभी काम करने वाले हैं, शायद इसको भी काम करने की आदत रहेगी ना, कितना ही कमजोर से कमजोर हो। मतलब ऐसा है कि विकलांग है, शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उसके हिसाब से उसके काम कर लेता था वो, उसको कोई मजबूर नहीं करता था। गांव की बनावटों में ये खासियत थी कुछ, बहुत रौनक रहती थी ना गांव में। पहले एक रौनक गांव में रहना चाहिए। आज गांव उजाड़ नजर आते हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग जब घूमते थे तो हर गांव पर एक रौनक नजर आती थी, वो कलाकार वाले थी। आज उदासीनता नजर आती है, हर गांव उदास नजर आता है, कोई रौनक नजर नहीं आती है, उदास नजर आता है गांव। वहां कोई सुगंध नजर नहीं आती। पर पहले बहुत रौनक रहती थी गांव में। चलो गंगा कलाकार उदन गया अन्य ग्रामों में पटेल व्यवस्था से बनी। बिल्कुल पटेल व्यवस्था पूरा कैसा है कि गांव के अपने पास में जो व्यवस्था थी कि गांव का अधिकारी ग्रामाधिकारी पटेल, 20 गांव का अधिकारी नायक, 100 गांव का अधिकारी सामंत, और 1000 गांव का अधिकारी राजा, 10,000 गांव का अधिकारी महाराजा, और 1 लाख गांव का अधिकारी चक्रवर्ती होता, सम्राट। तो अपने पास 6 चक्रवर्तियों का वर्णन आता है, षड चक्रवर्ती। तो एक तो दक्षिण का चक्रवर्ती, एक मगध का, एक उज्जैन का, एक हस्तिनापुर का दिल्ली का, एक गांधार का, और एक कामाख्या का। आसाम बर्मा गिरमा लेकर भी एक चक्रवर्ती होता था। इधर अफगानिस्तान का भी एक चक्रवर्ती होता था, जो यही माने जाते थे। ये 6 चक्रवर्ती माने जाते थे अपने पास में, जिनके अंदर में लाख लाख गांव होते। अभी गोंडों के 15 राजा और 65 सामंत राजा जिंदा है। जगदलपुर का महाराजा है, खैरागढ़ का महाराजा है, ये सब है अभी भी। चंद्रपुर का है, जबलपुर का तो नहीं लिखा, मंडला के आसपास कहीं होना चाहिए। तो सामंत उसको बोलते हैं जिसके अंदर में 100 गांव होते थे। वो 100 गांव की देखभाल करता था, वो सामंत है। पर हर गांव का ग्रामाधिकारी उसका, हर जाति का मुखिया होता था। ये सब मिलकर के एक ग्रामाधिकारी को बनाते थे। तो हर जाति के 3 लोग कायम रहते थे, जिसको जाति के लोग ही उसका पोषण करते थे। ऐसे ही गांव का होता था पूरा। अब जैसे एक पटेल है और एक उसके बाद का होता है हवलदार जैसा, एक मुनादी देने वाला होता है, जो डंडोरा पीटने वाला भी एक होता है, एक सबको बुलावा देने वाला होता है। इस तरह से यहाँ हर जाति के है अपने अपने। ऐसे ही गांव के ऊपर होते थे। कोई भी आदमी किसी बाहर से इस गांव में आया है तो उसको उस गांव का नहीं माना जा सकता था। तो कम से कम कुछ साल वो रहना है उस गांव में। 12 साल का तकरीबन एक विधान रहा है अपने पास में, या 12 महीनों का विधान रहा है। तो कोई किसी गांव में आ गया तो ये लोग उसको सीधे से अपने गांव का नाम नहीं देते थे। तो कुछ साल रहने के बाद, कुछ समय रहने के बाद, उसका व्यवहार सब देखने के बाद उसको अपने गांव का बनाते थे। वो एक कार्यक्रम करके उसको अपने गांव का बनाते थे। उस दिन से वो गांव का माना जाता था। कहीं भी गए तो मैं फलाने गांव का हूं करके वो बोल सकता था। उस दिन से वो एक कार्यक्रम करके उसको अपनाया जाता था। ये सभी गांव में ये रिवाज था। कोई भी आया मैं इस गांव का हूं करके बोल नहीं चलता था, उसका पहले गांव का ही नाम चलता था। मत ये कार्यक्रम करने के बाद उसको ये लोग अपने गांव का मानते थे। तो अभी कैसा है, यहाँ कोलियों में कोली समाज 300 घर से 1000 घर हो गए। 1000 घर जब हो गए तो ये लोग बोले कि अब इतना बड़ा समाज तो नहीं चल सकता भाई, क्योंकि किसी के मरने पे 1000 घर के लोग जाना, किसी के शादी ब्याह में 1000 लोगों को बुलाना, ये तो बहुत बड़ा समाज हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए समाज को छोटा कर देंगे। तो 300 घर का एक एक समाज बना लिए लोग। तो लेना देना वो वही कार्यक्रम उनका। मगर इनमें एक छूट जो ये रहती है कि होली के दिन ये अपना समाज बदल दे सकता है। तो होली के दिन क्या करेगा, पंच जहां बैठे रहते हैं, ये जाएगा
₹5 रखेगा, पंचों को गुलाल लगाता है, गुलाल लगा के बोलता है कि मैं इस साल से तुम्हारे समाज में नहीं रहूंगा। तो ये लोग उसको गुलाल लगाते हैं, उसके मुंह में पान का बीड़ा देते हैं, जा तू कहीं भी जाके जी रहे बोलते हैं। तो दूसरी जगह जहाँ पंचायत बैठी रहेगी वहां जाएगा, ₹5 रखता है, गुलाल लगाता है, हाथ जोड़ के बोलता है कि तुम्हारे कानून तुम्हारे नियम मेरे, मैं आज से तुम्हारे समाज में रहना चाहता हूँ। तो ये उसको गुलाल लगाएंगे, उसके मुंह में पान का बीड़ा देंगे, हाथ पकड़ के बैठा लेंगे, तो उस दिन से वो समाज का हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें लोग कर लेते रहते हैं। गांव का नायक या पटेल चुनना भी ऐसे नहीं होता है। एक तो गांव की सर्वसम्मति, गांव की सर्वसम्मति होना है, फिर 12 गांव के पटेल इकट्ठा होना, 12 गांव के पटेल या 21 गांव के पटेल नायक इकट्ठा होना है, वो सब मिलके आके इसको पगड़ी बांध, आज से पटेल हुआ है, ये पूरे इलाके की मान्यता होना है, गांव की ही नहीं खाली। तो उन सबको भी ये पता होना है कि आज से ये पटेल है, हम कुछ भी करना है तो इससे बात कर सकते हैं, इससे बात करना है। तो वो 12 गांव के पटेल मिलके इसको पगड़ी बांधते हैं, वो मान्यता देते हैं, उस दिन ये पटेल होता है, उस दिन ये गांव का मुखिया माना जाएगा। तो गांव का मुखिया होने के बाद इसके बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, बहुत सारे इसके धर्म बनते हैं गांव की ओर से, गांव के लिए काफी सुंदर वो धर्म है इसके, कि इसको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब, ये सबको कैसे देखना है, ये होता था। हर जाति का अपना होता है, उसके बाद एक गांव का अपना होता है, फिर ये 20 गांव का एक नायक होता है, फिर 100 गांव का उस समय एक सामंत होता था। तो ये आपस में मिला, ये सब एक सुंदर सर्वसम्मति वाली व्यवस्था रही है, बहुमत नहीं हुआ। गांव पहले चुनना है, फिर इलाके के सारे लोग उसको मान्यता देंगे, और गांव नहीं चुना है तो इलाके का कोई आदमी उसको मान्यता नहीं देगा। मैं पटेल हूं करके बोलने से नहीं होगा।